हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 2 क्या लिखूं के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आप पार्ट 2 वीडियो देखें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब अगला प्रश्न है भाषा से संवाद, व्याकरण की बात, समास। तो हम समास के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रेखांकित यानी जिसे अंडरलाइन किया गया, ठीक है, यानी निबंध रचना। यह दो पदों निबंध और रचना के मेल से बना है, जिसका अर्थ है निबंध की रचना, ठीक है। अब समास क्या होते हैं? समास का अर्थ है संक्षेप। समास में दो या अनेक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है। समास में दो या अनेक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है, जैसे गंगा जमा जल, गंगा जल, देश जमा भक्ति, देशभक्ति। इस प्रकार समास वह शब्द रचना है जिसमें दो या दो से अधिक अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले स्वतंत्र शब्द रचना के अंग होते हैं, ठीक है। अब ये गंगा और जो जल है वो अलग अलग शब्द हैं और दोनों को मिलाकर दोनों के मेल से एक नया ही शब्द बन जाता है गंगा जल। उसी प्रकार से देश और भक्ति ये भी क्या है? अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, और दोनों को मिलाने से, देश और भक्ति को मिलाने से क्या बन जाता है? देशभक्ति। समास रचना में प्राय दो पद यानी शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल में गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है, ठीक है। समास रचना में प्राय क्या होता है? दो पद यानी शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद यानी गंगा पहला पद है तो ये है पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद यानी कि जल क्या है? उत्तर पद है, ठीक है। इसी तरह देशभक्ति शब्द में देश को पूर्व पद और भक्ति को उत्तर पद कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देश क्या है? पूर्व पद और भक्ति क्या है? उत्तर पद। समास रचना से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं और समास रचना से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद। जैसे गंगा जल देशभक्ति, ठीक है, तो गंगा जल और देशभक्ति क्या है? ये है समस्त पद। यदि समास रचना से बने शब्द यानी समस्त पद के अंग अलग अलग करने हो तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने उदाहरण देखा गंगा जल, ठीक है, तो अगर इसे ऐसे लिखा जाए तो ये क्या है? समस्त पद, ठीक है। और अगर हम इसे ऐसे लिखें गंगा और जल, अलग अलग कर दे दोनों शब्दों को, तो ये क्या होगा? समास विग्रह, अलग करना, ठीक है। जैसे यदि गंगा जल समस्त पद के अंग अलग अलग यानी समास विग्रह करें तो दो पद निकलेंगे, गंगा और जल। और समास विग्रह इस प्रकार लिखते हैं, गंगा जल बराबर गंगा जमा जल यानी गंगा का जल। समास के 6 प्रमुख भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। जैसे गंगा और जल, गंगा जल में ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद, तो इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है ना वो क्या होता है? प्रधान होता है, उसकी मुख्य भूमिका होती है, और जो पूर्व पद होता है पहले वाला पद वो गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। और तत्पुरुष समास में जब इसकी रचना की जाती है तत्पुरुष समास की, तो उसमें जो समस्त पद होते हैं जैसे गंगा जल, गंगा जल, तो इनके बीच में आने वाले प्रसर्गों यानी का, से, पर, प्रसर्ग यानी कि कारक शब्द, जैसे
आपने किए होंगे, कर्ता ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा आदि। ठीक है, तो ये क्या है, कारक चिन्ह है यानी परसर्ग। ठीक है, तो इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल है ना, अगर इसके मध्य में परसर्ग लगाना हो, कारक लगाना हो, तो हम लिखेंगे गंगा का जल। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस परसर्ग का लोप हो जाता है, इसे हटा दिया जाता है, तब हमारे पास क्या रहता है, गंगा जल यानी गंगा का जल। ठीक है, जैसे रसोई घर, रसोई जमा घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, अब के लिए परसर्ग का लोप हो गया तो क्या बना, रसोई घर। ठीक है, अब अगला भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब कर्मधारय समास में क्या होता है, जो पूर्व पद है वो विशेषण होता है और जो उत्तर पद है वो विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण दिया गया, नील कमल, नील जमा कमल, नीले रंग का कमल। अब देखिए इसमें नील कमल, अगर हम इन्हें अलग अलग करें तो क्या बनेगा, नील जमा कमल। ठीक है, ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या है, ये है विशेषण। ठीक है, और ये क्या है, विशेष्य। विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। ठीक है, नीले रंग का कमल। तो पूर्व पद विशेषण होगा, जैसे कि नीला एक विशेषण है और कमल एक विशेष्य है। या आप और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कमल नयन यानी कमल के समान नयन। ठीक है, और काली टोपी, काली है जो टोपी, तो ये क्या है, विशेषण और ये क्या है, विशेष्य। या महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, तो ये क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब अगला भेद है द्विगु समास। जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो वहां द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्राय समूहवाची होता है। ध्यान दीजिए कि जिन समासों का पूर्व पद यानी पहले का जो पद है वो संख्यावाची हो, न्यूमेरिकल हो, ठीक है, वहां क्या होता है, द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्राय समूहवाची होता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे तिरंगा, तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। ठीक है, या आप उदाहरण ले सकते हैं त्रिवेणी, ये त्रि यानी कि 3, ये संख्यावाची शब्द है। त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों का समूह या संगम। ठीक है, या आप उदाहरण ले सकते हैं चौराहा यानी 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वटियों का समूह। पंच क्या है, एक संख्यावाची शब्द है। या आप उदाहरण ले सकते हैं दोपहर यानी 2 पहरों का समूह। 2 क्या हो गया, एक संख्यावाची शब्द। ठीक है, अब अगला भेद देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे पीतांबर, पीत जमा अंबर, पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण या विष्णु। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ना तो पूर्व पद की प्रधानता होती है ना ही उत्तर पद की, यानी दोनों ही पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। और ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। उदाहरण जैसे आपको दिया गया है, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, तो किसका पीला अंबर है, भगवान कृष्ण का, विष्णु का। ठीक है, और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे दशानन,
दशानन, 10 है आनन जिसके, यानी रावण की ओर संकेत कर रहे हैं वो। 10 है आनन जिसके, जिसके 10 सिर हैं, कौन है वो? रावण। लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर होता है? भगवान गणेश का, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है? भगवान शिव का। तो ये किसी अन्य पद की ओर ही संकेत करते हैं, तो वो क्या है? बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला भेद है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब इस समास में क्या होता है? दोनों ही पदों की प्रधानता होती है तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें वचन, लिंग, पुरुष आदि की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भाई, बहन, भाई और बहन। तो इसके बीच में आप योजक चिन्ह देख रहे होंगे, है ना। और जब ये योजक चिन्ह हटता है तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है? और, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। समुच्चय बोधक अवयव जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, या उनके बीच का संबंध बताने का कार्य करते हैं, इन्हें योजक भी कहा जाता है, ठीक है। और अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, लिंग, पुरुष आदि की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। अव्यय कौन से शब्द होते हैं? जैसे धीरे धीरे, वचन के साथ इसे प्रयोग में लाएं, चाहे लिंग के साथ प्रयोग में लाएं शब्द को, चाहे पुरुष के साथ, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, वे धीरे धीरे चलते हैं। तो इसमें लिंग वचन बदलने पर कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा धीरे धीरे शब्द में। उसी तरह से जब, तब, अभी, इधर, उधर, और, ये सभी क्या हैं? अव्यय शब्द हैं, ठीक है, या अविकारी शब्द भी इन्हें आप कह सकते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो इसके और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे भाई और बहन, और इसमें आपको दोनों पदों की प्रधानता मिलेगी। जैसे माता, पिता, माता और पिता, दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं, ठीक है। लाभ, हानि, गुण, दोष, ठीक है। तो ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला भेद देखिए, अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय यानी क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, दिनों दिन, ठीक है। तो इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। यथा क्या है? अव्यय शब्द है। और समस्त पद भी अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार वो काम कर रहा है, ठीक है। और पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है, यानी इस समास में भी जो लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण है, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये तो आपको दिया ही गया है। इसके अलावा हर एक यानी एक एक या प्रत्येक, ठीक है। और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? रातों रात, रातों रात, रात ही रात में, ठीक है। ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं और इनकी पहचान आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिन शब्दों की शुरुआत जो है यथा से, प्रति से, अनु से हो रही है, तो वहां पर ज्यादातर अव्ययी भाव समास ही होगा, ठीक है। अब निबंध में ऐसे अनेक सामासिक शब्द आए हैं, उन शब्दों को ढूंढकर उनका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। आपकी समझ के लिए
एक उदाहरण तालिका में दिया गया है, पाठ से अन्य उदाहरण चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो ये आपको एक उदाहरण तो दिया गया है, यह है सामासिक पद यानी निबंध शास्त्र। ये क्या है? सामासिक पद। ठीक है, और विग्रह करेंगे इसका तो क्या बनेगा? निबंध का शास्त्र। ठीक है, निबंध का शास्त्र, परसर्ग लग जाएगा इसके बीच में। ठीक है, परसर्ग लग जाएगा, का परसर्ग। ठीक है, जब हम इसका विग्रह करेंगे। और समास का नाम क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अब बाकी आपको खुद से लिखने हैं, ये उदाहरण आपको दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण और दिए गए हैं। पहला उदाहरण देखिए, जीवन संग्राम। जीवन का संग्राम, जब विग्रह करेंगे तो बनेगा जीवन का संग्राम, और समास का नाम है तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखिए, समाज सुधार। जब इसका विग्रह करेंगे तो समाज का सुधार, तत्पुरुष समास। ठीक है, अतीत गौरव, अतीत का गौरव, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मानव इतिहास, मानव का इतिहास, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। विश्वकोश, विश्व का कोश यानी तत्पुरुष समास। रूपरेखा, विग्रह करने पर रूप की रेखा, और ये भी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, उपसर्ग एवं प्रत्यय। सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। समास सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। दोनों रेखांकित शब्दों में मूल शब्द बोध के पहले दुर उपसर्ग और आदि के पहले अन उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। ये देखिए, रेखांकित शब्द दुर्बोध और अनादि। अब दुर्बोध में दुर उपसर्ग जोड़ा गया है जमा बोध, तो इन दोनों के मेल से क्या बना? दुर्बोध। ठीक है, उसी तरह से अनादि, अनादि में अन उपसर्ग जोड़ा गया है, और आदि ये क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, तो उपसर्ग भाषा के ऐसे सार्थक और लघुत्तम खंड हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को देखिए। आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं। लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। अब रेखांकित शब्दों में मूल शब्द सुधार के बाद में क प्रत्यय और कठिन शब्द के बाद में आई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। अब पहले हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। ठीक है, उपसर्ग में क्या था कि मूल शब्द बोध के पहले यानी शुरू में लगता है दुर उपसर्ग, और अनादि में आदि के पहले अन उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। यानी उपसर्ग जो हैं वो मूल शब्द के शुरू में लगते हैं। ठीक है, पहले लगते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। और जो बाद में लगते हैं, मूल शब्द के अंत में लगते हैं, वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। जैसे सुधार, सुधार जमा क, तो क्या बन गया? सुधारक। उसी तरह से कठिन जमा आई, तो क्या बन गया? कठिनाई। ठीक है, प्रत्यय भाषा के ऐसे सार्थक और लघुत्तम खंड हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता और जो शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग जो है मूल शब्द के शुरू में पहले लगते हैं, उसी तरह से जो प्रत्यय हैं वो मूल शब्द के अंत में लगते हैं, उसके बाद लगते हैं, मूल शब्द के बाद। ठीक है, और ये दोनों ही शब्दों के शुरू और अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। निबंध से उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो अब आपको जो आपने निबंध पढ़ा उसी निबंध में से उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहले हम उपसर्ग वाले शब्द लिखेंगे। उपसर्ग शब्द के आरंभ यानी शुरू में जोड़ते हैं, तो आवेग, उपयुक्त, निर्माता, अनुसरण, दुर्बोध, आशंका और असंतोष, ये सभी क्या हैं? उपसर्ग हैं। दो का मैं आपको उपसर्ग बताती हूँ कि क्या उपसर्ग लगा है। इसमें लगा है आ और वेग। ठीक है, वेग के शुरू में लगा है। ठीक है, उसी तरह से उपयुक्त। ठीक है, निर्माता में निर उपसर्ग। ठीक है, तो इस तरह से
ये सभी शब्द उपसर्ग के हैं। और प्रत्यय वाले शब्द प्रत्यय शब्द के अंत यानी पीछे जुड़ते हैं, जैसे मधुरता, यथार्थता, सुंदरता, कर्कशता, कठोरता, प्रगतिशील, सुखद। जैसे मधुर मूल शब्द है और उसके अंत में लगा है ता प्रत्यय, ठीक है। उसी तरह से यथार्थता में भी ऐसे ही, यथार्थ जमा ता। सुखद में भी सुख जमा द, तो ये क्या है? प्रत्यय, ठीक है। और ये क्या है? मूल शब्द। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर पूरा कीजिए। तो निबंध लिखना बड़ी डैश की बात है, तो किसकी बात है? कठिन में हम क्या उपसर्ग या प्रत्यय लगाएं? तो बनेगा निबंध लिखना बड़ी कठिनाई की बात है, कठिनाई की बात है, यानी इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है, अंत में आई प्रत्यय, ठीक है। वर्तमान से दोनों को डैश होता है, तो संतोष का हम संतोष में क्या लगाएं? उपसर्ग लगाएं या प्रत्यय लगाएं जो इसमें सही बैठे? तो वर्तमान से दोनों को असंतोष, असंतोष होता है, उपसर्ग लगा दिया अ। वाक्यों में कुछ डैश भी चाहिए, क्योंकि यह डैश या डैश गांभीर्य ला देती है, कि वाक्यों में कुछ, अब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगेंगे। अस्पष्टता, ठीक है, स्पष्ट में अ उपसर्ग लग गया और ता प्रत्यय, कि वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता, यह अस्पष्टता या दुर्बोधता, दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है, ठीक है। तो इस तरह से इन रिक्त स्थानों को भरना था हमें। फिर अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाकर लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है। तो ये सभी शब्द हैं मधुर, सुधार, सुंदर, गति, समाज। उदाहरण है, मधुर में ता प्रत्यय जोड़ दिया हमने, मधुर में सुमधुर। या तो उपसर्ग लगाना है या प्रत्यय लगाना है या दोनों लगाने हैं, जो आपको सही लगता है, ठीक है। उपसर्ग भी लगा सकते हैं, प्रत्यय भी लगा सकते हैं। तो ता प्रत्यय है, मय भी प्रत्यय है और सु क्या है? उपसर्ग है। तो एक उदाहरण आपको दिया गया है, बाकी आपको खुद करने हैं। जैसे सुधार, सुधार में हम क प्रत्यय जोड़ देंगे तो सुधारक बन जाएगा, ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो सुधारना बन जाएगा, और उपसर्ग जोड़ देंगे पुनः तो पुनः सुधार बन जाएगा। उसी तरह से सुंदर के सुंदरता, अति सुंदर, सुंदरी। गति का प्रगति, गतिशील, गतिमान। समाज, सामाजिक, सामाजिकता, असामाजिक या समाजवादी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भाव एक शब्द अनेक। इस पाठ में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ परस्पर मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए विचार, मनन, चिंतन या सुहावने, मधुर, मधुर, मनमोहक। पाठ में से ऐसे शब्द ढूंढिए तथा वाक्य प्रयोग के द्वारा उनके अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं विचार, मनन, चिंतन, तीनों का अर्थ जो है वो सेम ही है, मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसी तरह से सुहावने, मधुर और मनमोहक के अर्थ भी परस्पर मिलते जुलते हैं। अब हमें पाठ में से ऐसे शब्द ढूंढने हैं तथा वाक्य प्रयोग के द्वारा उनके अर्थ स्पष्ट करने हैं। जैसे एक शब्द है हमारे पास विचार, मनन, चिंतन। तो विचार, हमें हर काम सोच विचार कर करना चाहिए, वाक्य बन गया। मनन, गुरु की बातों का मनन करने से ज्ञान बढ़ता है। चिंतन, हमें अपने भविष्य के बारे में चिंतन करना चाहिए। यानी तीनों का अर्थ जो है आपस में मिलता जुलता है। उसी तरह से सुहावना, मधुर, मनमोहक। सुहावना, शाम का मौसम बहुत सुहावना था। मधुर, कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है। मनमोहक, पहाड़ों का दृश्य मनमोहक लगता है। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता। आनंद, बच्चों को खेलते हुए बहुत आनंद आता है। उल्लास, त्योहारों में चारों ओर उल्लास दिखाई देता है। प्रसन्नता, परीक्षा में अच्छे अंक पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसी तरह से कठिन, दुष्कर, कठिनाई, इनके भी यहाँ पर वाक्य जो हैं दिए गए हैं। और सुधार, उन्नति, प्रगति, इनके भी यहाँ पर वाक्य जो हैं दिए गए हैं। ये सभी शब्द एक ही भाव को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं, जिससे भाषा अधिक सुंदर और प्रभावशाली बनती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, गतिविधियां। खीर पकाई, जत्न से चरखा दिया चला,
आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। पाठ में अमीर खुसरो की यह प्रसिद्ध अनमेली आई है। अनमेली एक प्रकार की हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य शैली है जिसमें असंगत वाक्यों एवं विपरीत स्थितियों को जोड़कर मनोरंजन किया जाता है। अमीर खुसरो आम लोगों के मन को बहलाने व हंसाने के उद्देश्य से ऐसे प्रयोग किया करते थे। आप उनके द्वारा रचित अन्य अनमेलियों, मुकरियों व पहेलियों का शिक्षक की सहायता से ढूंढकर संकलन कीजिए। तो अमीर खुसरो की अनमेलियां, पहेलियां और मुकरियां आपको लिखनी है। तो अनमेलियां क्या होती हैं? हास्यपूर्ण होती हैं। आसमान में खेती हुई, धरती पर बरसात, बिन बादल के पानी गिरा, यह कैसी है बात। नदी किनारे पेड़ है, पेड़ पे बैठा कौवा, बिना पंख के उड़ गया, कहो भला यह कौन सा चमत्कार हुआ। यानी हास्य के लिए, हंसी मजाक के लिए असंगत बातें जोड़ी गई हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है। उसी तरह से उनकी मुकरियां भी दी गई हैं। पहले मानना और फिर मुकर जाना। जैसे मैंने देखा एक नगर, नगर में देखा एक घर, घर में देखा एक नारी, फिर कहा नहीं यह तो थी चिंगारी। कि पहले तो देखा कि नगर था, फिर देखा कि नगर में घर है और घर में नारी है, लेकिन फिर देखा तो यह तो चिंगारी है। यानी पहले मानना और फिर बाद में मुकर जाना। कहती हूँ मैं चांद को देखा, चांद भी मुझसे शर्मा गया, फिर कहती हूँ नहीं नहीं वह तो बस एक दीपक था। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर पहेलियां भी दी गई हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो ये क्या है? आकाश और तारे। ठीक है। ऐसी एक और पहेली यहाँ पर दी गई है। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना पैरों के चलती है? तो वो है हवा। ना खाती है ना पीती है, फिर भी हर घर में रहती है। तो ये क्या है? आग। ठीक है। तो अमीर खुसरो की रचनाएं सरल, रोचक और हास्यपूर्ण होती हैं। उनकी अनमेलियां, मुकरियां और पहेलियां लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनकी बुद्धि का विकास भी करती। अब अगला प्रश्न देखिए। कक्षा में युवा और वृद्ध दो पीढ़ियों के पीढ़ीगत अंतर पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। वाद विवाद के नियमों के लिए आप कक्षा 7 और 8 की पाठ्य पुस्तक मल्हार के कुछ पाठों का अभ्यास देखकर अपनी प्रतियोगिता के नियम निर्धारित कर सकते हैं। तो पहले वाद विवाद का विषय आपको पता होना चाहिए। युवा और वृद्ध यानी दो पीढ़ियों के बीच पीढ़ीगत अंतर। ठीक है। और वाद विवाद के नियम क्या हों कि प्रत्येक प्रतिभागी को बोलने के लिए 2-3 मिनट का समय दिया जाए। पक्ष और विपक्ष दोनों को समान अवसर मिलेगा। भाषा शिष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए। किसी का अपमान या कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने तर्क को उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए और अंत में निर्णायक, चाहे वो आपके टीचर हों, द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये हो गए वाद विवाद के नियम। और पक्ष यानी युवा पीढ़ी के समर्थन में, जो युवा पीढ़ी के साथ हैं उनके समर्थन में हैं। तो युवा जो है नई सोच ऊर्जा से भरे होते हैं। वे परिवर्तन और प्रगति के पक्षधर होते हैं। नई तकनीक और आधुनिक विचारों को जल्दी अपनाते हैं। समाज में सुधार और विकास लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। तो ये तो कुछ विचार थे युवा पीढ़ी के समर्थन में, जो उनके पक्ष में थे, और विपक्ष यानी वृद्ध पीढ़ी के समर्थन में। और जो विपक्ष दल है वो वृद्ध पीढ़ी के समर्थन में है। उनका कहना है कि वृद्धों के पास जीवन का अनुभव होता है, वे परंपराओं और संस्कारों को बनाए रखते हैं, उनके निर्णय सोच समझकर लिए जाते हैं, समाज को सही दिशा देने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या है? युवा और वृद्ध दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं। युवाओं की ऊर्जा और वृद्धों का अनुभव मिलकर ही समाज को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए दोनों के बीच संतुलन और आपसी समझ बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए। भाषा संगम। निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। नीचे निबंध शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है कि निबंध को अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है। ठीक है। जैसे हिंदी में निबंध ही कहा जाता है। ठीक है। पंजाबी में भी निबंध कहा जाता है, संस्कृत में निबंध है, उर्दू में मजमून कहा जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से आप इन बाकियों शब्दों को भी पढ़ लीजिएगा कि कौन सी भाषा में निबंध को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त यदि आप निबंध शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए।
ठीक है। और उपयुक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। उपयुक्त वाक्य यानी जो ऊपर लिखा गया ये वाला वाक्य है, इसे आपको अपनी मातृभाषा में भी लिखना है। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा वाक्य। अगर आपकी पंजाबी है तो आपको पंजाबी में लिखना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखना है। जैसे अगर आपकी मान लीजिए इंग्लिश यानी अंग्रेजी मातृभाषा है तो आप निबंध को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और उपयुक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में लिखिए, यानी मातृभाषा में अनुवाद करना है। वाक्य था हमारे पास, निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपकी अंग्रेजी है मातृभाषा तो आप क्या लिखेंगे, वन शुड मेक एन आउटलाइन बिफोर राइटिंग एन ऐसे, ठीक है। यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो यही वाक्य सही है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, झरोके से पाठ में आदर्श निबंध लेखन के विषय में विस्तार से बताया गया है। अब आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का लेख मैं क्यों लिखता हूँ पढ़िए। मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है, मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है, इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो ये इनकी एक छोटी सी सुंदर सी रचना थी। अगला प्रश्न है खोजबीन। पाठ में आए साहित्यकारों बाण भट्ट, श्रीहर्ष, अमीर खुसरो, सेनापति, महात्मा गांधी, A.G. गार्डिनर, शेक्सपियर, मॉन्टेन के विषय में पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। जैसे बाण भट्ट संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। इनकी भाषा बहुत अलंकार पूर्ण और सुंदर मानी जाती है। और श्रीहर्ष संस्कृत के महान कवि थे। इन्होंने नैषधीय चरित्रम नामक काव्य की रचना की। उनकी रचनाएं कठिन और गूढ़ मानी जाती हैं। अमीर खुसरो प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और सूफी संत थे। उन्होंने पहेलियां, मुकरियां और गीत लिखे। उन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। सेनापति रीतिकाल के कवि थे। उनकी रचनाएं अलंकारों से भरपूर और कुछ कठिन मानी जाती हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और A.G. गार्डिनर अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार थे। उनके निबंध सरल, रोचक और जीवन से जुड़े होते हैं। इनके बारे में आप इंटरनेट से और भी अधिक जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो ये थे पाठ 2 क्या लिखूं के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।